हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निरंजन सिंह और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एक नया सब्जेक्ट हमने आज शुरू किया है जिसकी ये क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट है। इसी तरह हम आगे भी पार्ट आपके इसके लाते रहेंगे। सारे सब्जेक्ट की बेसिकली हमारी कोशिश है कि सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है 100+ और 100 हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल पर आपको मिल सकें, जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आप सभी के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ सिविल टेक बाई एनडी पर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जो भी आपका फ्रेंड सर्कल हो उसमें वीडियोस को सर्कुलेट कीजिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके आप सब लोगों का और हम इसी तरह से अपने चैनल पर वर्क करते रहें। आगे हम जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो भी शुरू करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे और आगे टेस्टीज़ वगैरह भी हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ सिविल टेक बाई एनडी पर। आज की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस किस का रेशियो होता है। बेसिकली जब हम प्रमोशनल लिमिट की बात करते हैं तो स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट की बात करें तो जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है आपका कैपिटल E इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पे आपकी स्ट्रेन हो गई, स्ट्रेन सिग्मा आपका हो गया स्ट्रेस। तो कैपिटल E की जो वैल्यू होगी आपकी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगी। कैपिटल E को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस किस का रेशियो हो गया आपका, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज डिपेंड अपॉन, यानी कि जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है। यानी कि आपका जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है वो बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। मटेरियल के हिसाब से ही आपकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिफाइंड होती है। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, टाइप ऑफ मटेरियल पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपकी डिपेंड करती है। अगला सवाल है आपका, रिलेशन बिटवीन ई एंड सी। ई आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, सी आपका रिजिडिटी मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड म्यू जो है आपका पॉइजन रेशियो। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, ई इक्वल टू आपका 2c या 2g, कभी कभी हो जाता है ब्रैकेट में 1 + म्यू। ये रिलेशन आपका होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन रेशियो के बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट होगा, ई इक्वल टू 2c ब्रैकेट में 1 + म्यू। कभी कभी आपको ई इक्वल टू 2g भी दे देता है। तो g और c एक ही बात है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल E इज इक्वल टू 2g ब्रैकेट में 1 + म्यू। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस के को बल्क मॉडुलस बोलते हैं, बल्क मॉडुलस, एंड म्यू जो है आपका पॉइजन रेशियो है। तो E और K के बीच में E इक्वल टू आपका होता है इक्वल टू 3K, ये आपको याद रखना है, ब्रैकेट में 1 - 2 म्यू। ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो के बीच में रिलेशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू 3K ब्रैकेट में 1 - 2 म्यू। म्यू इज द पॉइजन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रेस एट विच अ मटेरियल फ्रैक्चर अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस इज कॉल्ड। यानी कि अगर हम रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस यानी लार्ज नंबर ऑफ, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ अगर स्ट्रेसेस की अगर लार्ज को हम रिवर्सल कराएं, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेसेस की साइकिलिटी आपकी होती रहे, तो उसके ड्यूरेशन में जो आपका मटेरियल है वो फ्रैक्चर होने लगता है। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, ये आपकी एंड्योरेंस लिमिट होती है। एंड्योरेंस लिमिट में क्या होता है, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल से हम क्या करते हैं, किसी मटेरियल को
रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस के रूप में हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रेस कराते हैं, तो जो लिमिट आपकी आती है उसको एंडुरेंस लिमिट कहते हैं। एंडुरेंस लिमिट के बाद क्या होता है, जो मटेरियल है वो आपका फ्रैक्चर हो जाता है। अगर इस लिमिट से भी हम क्या करते हैं, एक्सीड कर जाते हैं, स्ट्रेस को एक्सीड कर जाते हैं, तो वो जो केस होता है वो आपका फ्रैक्चर केस हो जाता है, और ये जो लिमिट होती है उसको एंडुरेंस लिमिट बोलते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन तीनों में आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज आप अगर शो कर रहा है कोई, ये आपकी वाई डायरेक्शन हो गई, ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये सपोज जेड डायरेक्शन है, तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन में अगर आप शो कर रहा है तो वो जो मटेरियल होता है वो आपका आइसोट्रोपिक मटेरियल होता है। वहीं अगर ऑर्थोट्रोपिक की बात करें तो ऑर्थोट्रोपिक में लेयर्ड स्ट्रक्चर आता है, यानी कई सारी लेयर्स से बना हुआ स्ट्रक्चर आता है। इसमें वुड हो गया आपका, वुड को ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। होमोजेनियस में क्या होता है, एक ही मटेरियल से अगर आपका कोई भी कंपोनेंट एक ही मटेरियल से बना है तो उस केस में जो मटेरियल होगा वो आपका होमोजेनियस कहलाएगा। इलास्टिक आपको पता है कि अगर हम इसको खींचें, किसी भी अगर इलास्टिक मटेरियल को हम अगर खींचते हैं तो अपनी अगर लोड हटाने पर क्या होता है, अगर वो अपनी वापस उसी पोजीशन में आ जाता है तो उसको इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज की बात करता है तो आइसोट्रोपिक हो गया इन ऑल डायरेक्शन। अगर जो प्रॉपर्टीज हैं वो तीनों डायरेक्शन में अगर डिफर करती हैं तो वो जो मटेरियल होगा वो एन आइसोट्रोपिक हो जाएगा, एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, यानी कि different properties in all directions. So option B is the correct answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज, यानी पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है। पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है -1 to 0.5 वेरी करती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है पॉइजन रेशियो में 0.5 होती है। 0.5 जो वैल्यू होती है वो आपकी रबर की होती है। सो ऑप्शन सी जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, -1 to 0.5 इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एलोंगेशन ऑफ कॉनिकल बार अंडर इट्स ओन वेट इज इक्वल टू। अगर कॉनिकल अगर कोई बार है आपका तो अगर उसका जो एलोंगेशन होता है, डेल्टा की वैल्यू जो होती है आपकी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 6e होता है, 6 इंटू ई इंटू वी वॉल्यूम। अगर ये किसके होता है, जो हमारा प्रिज्मेटिक बार होता है उसका जो एलोंगेशन होता है ड्यू टू सेल्फ हिट की वजह से सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e होता है। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 6e सिग्मा स्क्वायर टी का कितना है, 1/3 है आपका, 1/3 हम इसको कह सकते हैं, 1/3 ऑफ प्रिज्मेटिक बार बोल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है, 1/3 ऑफ प्रिज्मेटिक बार ऑफ सेम लेंथ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द E यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज थ्राइस द C यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देन द पॉइजन रेशियो इज। तो E और C के बीच में रिलेशन हमने क्या बताया, E इक्वल टू होता है आपका 2C ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। तो जो यहाँ पे E जो है मटेरियल का इज थ्राइस ऑफ द C, E की वैल्यू जो आपकी 3C के इक्वल दे रखी है, तो 3C इज इक्वल टू 2C ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो C से C आपका कैंसिल हो जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू। तो म्यू की जो वैल्यू होगी आपकी 3/2 माइनस 1, तो 3 - 2 अपॉन 2, यानी म्यू की जो वैल्यू आएगी आपकी 0.5 आ जाएगी। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट होगा, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शियर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज। जो प्रिंसिपल प्लेन होते हैं उन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा 0 होगी। प्रिंसिपल प्लेन्स पे शियर स्ट्रेस की, यहाँ हम कह सकते हैं कि द प्लेन ऑन विच द शियर स्ट्रेस इज 0 इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस होगी वो आपकी क्या होगी, 0 होगी। सो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस इज, यानी कि अगर नॉर्मल स्ट्रेसेस का सम करेंगे सिग्मा n1 प्लस सिग्मा n2, तो ये जो होंगे ये आपका कांस्टेंट के इक्वल होता है, यानी कांस्टेंट रहेंगे। इन दोनों का अगर आप एडिशन करोगे, सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा n1 हुआ या सिग्मा n2 हुआ, उनका हम सम करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी वो आपकी कांस्टेंट होगी।
सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो वो आपका करेक्ट हो जाएगा, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एन आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। आइडियल प्लास्टिक मटेरियल की बात कर रहा है। अगर सिर्फ प्लास्टिक मटेरियल की बात करता, प्लास्टिक मटेरियल में जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो आपका बाइलीनियर बनता है। बाइलीनियर का मतलब इस तरह से, यानी प्लास्टिक मटेरियल आपका क्या होगा, कंक्रीट। ये आपका कंक्रीट का भी होता है, कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस तरीके का होता है। वहीं अगर आपसे आइडियल प्लास्टिक की बात करेगा, आइडियल प्लास्टिक के केस में क्या होता है, ये आपका लीनियर बनता है, यानी ये जो होगा ये आपका आइडियल, ये स्ट्रेस हो गई। आइडियल प्लास्टिक केस में स्ट्रेस और स्ट्रेन हो गई, ये आपकी स्ट्रेन कांस्टेंट रहेगी, स्ट्रेस कुछ वैल्यू तक अगर आप उस पर लोड लगाओगे तो स्ट्रेस 0 होगी, उसके बाद स्ट्रेस आपकी इंक्रीज होने लग जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, लीनियर जो होगा आपका, लीनियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइडियल प्लास्टिक के केस में जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, आपका लीनियर बनेगा। अगर वहीं सिर्फ प्लास्टिक की बात करेगा तो प्लास्टिक के केस में अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व होगा वो क्या बनेगा, बाइलीनियर होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी किसी अगर मटेरियल में अगर डक्टाइल प्रॉपर्टी है तो उससे क्या करेंगे, हम उसको वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं उससे और उसकी लिमिट तक। तो क्या करते हैं, फर्स्ट आपका फेलियर विदाउट वार्निंग, नहीं ये नहीं होगा आपका, ड्रॉन परमानेंटली ओवर ग्रेट चेंजेस ऑफ शेप विदाउट रप्चर, यानी कि ये आपका करेक्ट है। अगर कोई मटेरियल आपका डक्टाइल है तो उसको क्या कर सकते हैं हम, ग्रेट चेंजेस तक, उसकी जो लेंथ है उसमें ग्रेट चेंजेस कर सकते हैं बिना किसी रप्चर के। वो रप्चर नहीं होगा, उसको अगर हम खींचते जाएं तो वो क्या होगा, पतले वायर्स के रूप में उसको हम ड्रॉन कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन की बात क्या है, किसी अगर मटेरियल पे अगर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, किसी मटेरियल पर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या करता है कि जो टेंसाइल फोर्स है उसको रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट कर रहा है। अगर कोई मटेरियल टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, टेनिसिटी बोलते हैं। टेनिसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, टेनिसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है किसी मटेरियल की, उसको क्या बोलेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलेंगे इन टेंशन, और उसको क्या बोलते हैं हम, टेनिसिटी बोलते हैं। तो टेनिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द टेंसाइल फोर्स, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कह सकते हैं इसको। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, यानी कि अगर dm अपॉन dx करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, तो ये आपका शियर फोर्स के बराबर होती है। अगर हम जो बेंडिंग मोमेंट है उसका अगर वो करेंगे, डेरिवेशन करेंगे या उसका ड्राइव करेंगे तो हमें शियर फोर्स की वैल्यू मिलती है। अगर df अपॉन df यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलती है, हमें लोड की वैल्यू मिलती है। सो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, शियर फोर्स। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट अगर हम निकालेंगे, यानी बेंडिंग मोमेंट का अगर डेरिवेशन करेंगे, हम ड्राइव करेंगे उसको विद रिस्पेक्ट टू s, अगर उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी किसकी मिलेगी, शियर फोर्स की मिलेगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड अलोंग द स्पैन, यानी कि कोई स्पैन है उस पर एक्सियल लोड का अगर वेरिएशन आपको कोई डायग्राम शो कर रहा है तो वो जो डायग्राम होता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट डायग्राम बोलते हैं, थ्रस्ट डायग्राम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी एक्सियल लोड का अगर वेरिएशन शो हो रहा है अलोंग द स्पैन कोई शो कर रहा है तो वो आपका क्या होगा, थ्रस्ट डायग्राम होगा। अगर शियर फोर्स का वेरिएशन अगर शो कर रहा है तो वो क्या होगा, आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन द पोर्शन ऑफ अ बीम कैरिंग लीनियरली वेरिंग लोड, यानी कि यूवीएल की बात कर रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, यानी कि इस तरह का अगर इसका होता है 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम वैल्यू तक ये जाएगा, ये आपका क्या होता है, यूवीएल होता है। तो यूवीएल के केस में जो बेंडिंग शियर फोर्स का जो डायग्राम बनता है वो तो आपका पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक होता है, और बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम बनता है वो आपका क्या होता है, क्यूबिक होता है, क्यूबिक होता है। इसी तरह अगर हम बात करें
यूडीएल की, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की अगर बात करें, इस तरह का अगर यूडीएल होता है, यूडीएल के केस में अगर जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो आपका ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, और जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनता है वो आपका क्या होता है, पैराबोलिक होता है। वहीं अगर कांस्टेंट लोड की बात करें, कहीं कांस्टेंट लोड लग रहा है किसी स्पैन पे या किसी बीम पे कांस्टेंट लोड लग रहा है, तो उसके केस में जो शियर फोर्स का डायग्राम बनता है वो आपका लीनियर होता है, और जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनता है वो आपका क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है। तो इसमें आप क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दे रखा है, तो इस केस में ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा, यानी बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम बनेगा वो क्यूबिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू मूविंग लोड ऑन अ फिक्स एंडेड बीम। फिक्स एंडेड बीम इस तरह की होगी आपकी, कोई दोनों एंड इसके फिक्स होंगे, इस पे क्या कर रहा है, कोई मूविंग लोड वेरी करा रहा है, तो इस केस में आपसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पूछी है। तो इस ऐसा अगर आपका केस कोई बन रहा है, मूविंग लोड का केस बन रहा है, तो उसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है वो आपकी कैसे पे होती है, सपोर्ट पे होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एट सपोर्ट, अगर आप फिक्स एंडेड आपकी बीम है कोई, उस पर आपको मूविंग लोड लग रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, आपका सपोर्ट पे आएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, बेंडिंग मोमेंट एम एंड फ्लेक्सर रिजिडिटी ए आई, मैं आपको वो पूछा है रिलेशन। तो बेसिकली प्योर बेंडिंग इक्वेशन आपकी होती क्या है, प्योर बेंडिंग अगर इक्वेशन की बात करें, प्योर बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है आपकी, एम अपॉन आई इजकल टू सिग्मा अपॉन वाई इजकल टू ई अपॉन आर, ये आपकी प्योर बेंडिंग इक्वेशन होती है। अब इसमें किस किस में रिलेशन पूछा है आपका, एम अपॉन एम आई और ई अपॉन आर में पूछा है। तो एम की जो वैल्यू होगी, यहाँ से अगर हम एम की वैल्यू निकालेंगे तो ई आई अपॉन आर, एम इजकल टू ई आई अपॉन आर। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर वहीं आपकी सिग्मा की वैल्यू पूछता तो सिग्मा यानी स्ट्रेस की वैल्यू पूछता, तो सिग्मा इजकल टू एम अपॉन आई इंटू वाई हो जाता। इसमें जो भी रिलेशन आपको पूछता है वो आप इससे निकाल सकते हैं। बेसिकली आपको ये वाली इक्वेशन ध्यान रखने की जरूरत है, एम अपॉन आई इजकल टू सिग्मा अपॉन वाई इजकल टू ई अपॉन आर। तो एम की जो वैल्यू होगी ई आई अपॉन आर हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इज गिवन बाय, यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। ये बेसिकली रैंकाइन थ्योरी होती है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कहें या रैंकाइन थ्योरी कहें, ये रैंकाइन के द्वारा दी गई है। So option A is the correct answer of this question. Thank you viewer, to give your support please subscribe Civil Tech by ND और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।